हेलो स्टूडेंट, मेहरा क्लासेस के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारा जो विषय चल रहा है वह चल रहा है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट। उसमें हम देख रहे हैं यूनिट फर्स्ट, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिवृत्ति या शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित है। इस यूनिट में अभी तक हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं। अगर फर्स्ट लेक्चर जो सिलेबस वाला है उसे ऐड कर लिया जाए तो टोटल हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। और अगर सिलेबस वाले लेक्चर है उसको छोड़ दिया जाए तो टोटल हमारे 4 लेक्चर आज होने वाला है, ठीक है। आज हमारा 4 लेक्चर है इसको लेकर। अब तक हमने इसमें बहुत सी परिभाषाएं देखी, सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझा, ठीक है। हर एक चीज को आपको एग्जाम्पल और कहानियों के माध्यम से समझाया है। उम्मीद है आपको हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, ठीक है। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं इन सेशन को लेकर, किसी भी परिभाषा या कंसेप्ट को लेकर, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। हम उनका जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे, ठीक है। उनका आंसर आपको दिया जाएगा। अगर अभी तक आपने मेहरा क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास के बाद जो नोट्स होते हैं हम वहीं पर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। वहां से आप डाउनलोड करके उनका बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं और उनको शॉर्ट नोट्स के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हर लेक्चर में सबसे पहले हम आपको यही बताते हैं कि कम पढ़िए लेकिन ज़्यादा रिवीजन कीजिए, और हम उसी सिद्धांत पर अभी तक चल रहे हैं फिलहाल। अभी तक 3 लेक्चर हुए हैं, उनका हमने बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन किया है, ठीक है। आज थर्ड लेक्चर जो हुआ था उसका 4 लेक्चर में हम सबसे पहले 5 मिनट में रिवीजन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर का जो रिवीजन है वह पॉसिबल नहीं है। अगर सब लेक्चर का रिवीजन करते हुए चलेंगे तो ऐसे में क्लास का जो समय है वह और अधिक होगा, ठीक है। इसलिए थर्ड लेक्चर का हम रिवीजन कर रहे हैं, और बाकी जैसे ही यह यूनिट कंप्लीट होगी या इस पर जैसे ही 10 लेक्चर हमारे कंप्लीट होंगे तो हम इसका एक बेहतर तरीके से 1 से 1.5 घंटे में पूरा रिवीजन आपको करा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने आपको कुछ परिभाषाएं बताई थी पिछले लेक्चर में, ठीक है। इन परिभाषाओं को हमने एग्जाम्पल और कहानियों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद है आपको यह समझ आई होंगी। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठना है, बगैर नोट्स के काम नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपको नोट्स में जो भी चीज दी जाएगी, ठीक है, वहां पर आपको हर एक चीज लाइन बाई लाइन, चाहे वह एग्जाम्पल हो, कहानियां हो, लिखे हुए नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठना है। जहां जो परिभाषा आती है वहां पर जो भी कहानी एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा वहीं पर एक बॉक्स में ऐड करते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए इस परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। शिक्षण ऐसी परिस्थितियों का निर्माण एवं संचालन है, ठीक है। जॉन डीवी की ये परिभाषा है। परिभाषाओं को बहुत अच्छे से याद रखना है। कभी कभी प्रश्न में परिभाषा दी जाएगी और फिर आपसे पूछा जाएगा कि यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की है या फिर किस व्यक्ति की है। इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए हैं। अगर आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया हो तो आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और आगे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जॉन डीवी की यह परिभाषा देख लेते हैं। शिक्षण ऐसी परिस्थितियों का निर्माण एवं संचालन है जिसमें विद्यार्थी अपने प्रयास एवं पहल के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो की जो क्वालिटी है कम लगती है, अगर आपके यहाँ पर अच्छा नेटवर्क है तो आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर स्पीड भी कम लगती है, ठीक है, तो आप उसे 1.5 भी करके देख सकते हैं, ठीक है। आपके पास दोनों ही ऑप्शन उपलब्ध हैं। चलिए इस परिभाषा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। शिक्षण ऐसी परिस्थितियों का निर्माण एवं संचालन है जिसमें विद्यार्थी अपने प्रयास एवं पहल के माध्यम से ज्ञान एवं कौशल को प्राप्त करते हैं। इसमें हमने एक एग्जाम्पल देखा था, मृदा अपरदन एवं मृदा संरक्षण, ठीक है। मृदा अपरदन एवं मृदा संरक्षण, मृदा अपरदन एवं मृदा संरक्षण के एग्जाम्पल के माध्यम से हमने इसको समझने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर एक शिक्षक आते हैं, वह कक्षा में, ठीक है, शिक्षक कक्षा में आते हैं, वह ब्लैक बोर्ड पर सिंपल सी परिभाषा ना लिखकर कि मृदा की ऊपरी परत का क्षय या क्षरण होना ही मृदा अपरदन कहलाता है, इस तरीके से नहीं समझाते, ठीक है। यही भी एक तरीका है, लेकिन जॉन डेवी की परिभाषा समझाना है तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो विद्यार्थी हैं उनको आपसे उनको
आपने प्रयास एवं पहल के माध्यम से ही ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना है। तो वह इसी परिभाषा के अकॉर्डिंग चलते हैं। विद्यार्थी से वह बोलते हैं कि आप दो प्रकार की मृदा लाइए, एक जिसमें पेड़ पौधे लगे हों, एक जिसमें कोई भी पेड़ पौधे घास न लगे हों, ठीक है। दोनों के ऊपर पानी डालिए और पानी डालने के बाद वह देखते हैं कि किस प्रकार से जिस मृदा में पेड़ पौधे लगे हुए थे उसमें किसी प्रकार का कोई भी अपर्दन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जिस मृदा में पेड़ पौधे नहीं लगे हुए थे उसका निरंतर अपर्दन होता है, वह पानी पूरी तरह गंदा हो जाता है, पूरी जो मृदा की जो लेयर है वह बिखर जाती है, ठीक है, बह जाती है मृदा। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो विद्यार्थियों ने यहाँ पर स्वयं करके सीखा, ठीक है। स्वयं उन्होंने मृदा की लेयर लाए, स्वयं उन पर पानी डाला और स्वयं देखा, ठीक है, करके सीखा। पहल एवं प्रयास के माध्यम से क्या किया, ज्ञान एवं कौशल प्राप्त किया। ज्ञान उन्हें क्या हुआ कि मृदा अपर्दन क्या होता है और किस प्रकार से वृक्षों का रोपण करने से, ठीक है, वृक्षारोपण करने से उसका संरक्षण किया जा सकता है। तो ज्ञान क्या हुआ, मृदा अपर्दन सीखा, मृदा संरक्षण सीखा। कौशल क्या सीखा, कौशल यह सीखा कि वह मृदा अपर्दन का एक अच्छा लेयर वाला डायग्राम बनाना सीख गए, ठीक है। वह उसमें दर्शाना सीख गए कि किस प्रकार से एक एक स्टेप को दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे अब नलिका अपर्दन, रेल अपर्दन, हर एक अपर्दन को वह बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है। याद रखिएगा, हम यहाँ पर आपको भूगोल पढ़ाने नहीं बैठे हैं कि मृदा अपर्दन पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब हम भूगोल वाले विषय में इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको इसको बिल्कुल विस्तार से समझाएंगे। लेकिन अभी इस एग्जाम्पल को हम इस परिभाषा में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यह परिभाषा इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमें लंबे समय तक याद रखे, ठीक है। कौशल क्या हुआ, कौशल क्या प्राप्त हुआ कि वह एक मृदा अपर्दन का जो अच्छा है वह डायग्राम बनाना सीख गया और यहाँ पर उन्होंने स्वयं ही करके सीखा, ठीक है, प्रत्यक्ष करके उन्होंने सीखा। तो यहाँ से उनको एक मतलब वैज्ञानिक सोच भी मिली कि किस प्रकार प्रयोग करके सीखा जाता है, ठीक है। अगली जो हमारी परिभाषा है वह है जैक्सन की। जैक्सन क्या कहते हैं, इस परिभाषा को भी हमें समझना है, ठीक है। शिक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आमने सामने की प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति, शिक्षक एवं अन्य प्रतिभागी विद्यार्थी में विशिष्ट परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे जैक्सन वाला जो एग्जांपल इसमें हमने बताया था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला एक एग्जांपल बताया था कि किस प्रकार, ठीक है। इसको एग्जांपल नोट कर देते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। परिभाषा के नीचे ही आपको एग्जांपल याद रखना है, नोट कर लीजिएगा इसको यहाँ पर परिभाषा के नीचे, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को वह किस प्रकार ग्लोब के माध्यम से समझाते हैं। चूंकि शिक्षक और विद्यार्थी एक ही कक्षा में होते हैं इसलिए यह पूरी तरीके से आमने सामने की प्रक्रिया है, ठीक है। जिसमें एक व्यक्ति जो शिक्षक होते हैं वह विद्यार्थियों में विशिष्ट परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, विशिष्ट परिवर्तन होते हैं ज्ञानात्मक लेवल पर, कौशल आत्मक लेवल पर और अगला होता है एप्टीट्यूड या अभिवृत्ति के लेवल पर, ठीक है। तो ज्ञानात्मक लेवल पर क्या परिवर्तन हुआ, अब वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। वह समझ चुके हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह पूरी तरह ठोस नहीं है, ठीक है। कोर में लावा का प्रवाह हो रहा है। और विशिष्ट परिवर्तन में अगला जो परिवर्तन है कौशलात्मक परिवर्तन, उसमें क्या परिवर्तन होता है कि वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक बेहतर डायग्राम बनाना सीख जाते हैं, ठीक है। चूंकि उन्होंने इसको प्रयोग के माध्यम से देखा इसलिए सीख जाते हैं। और अगला जो परिवर्तन है एप्टीट्यूड, ठीक है। एप्टीट्यूड में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, पॉजिटिव। अब वह सीख जाते हैं, अब वह जान पाते हैं कि जो भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं वह किस प्रकार प्लेटों के टकराने से आती हैं, ठीक है। जो लावा का प्रवाह हो रहा है उसके कारण प्लेटों में जो निरंतर संचलन हो रहा है उसके कारण भूकंप एवं ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं। आपने रिंग ऑफ फायर सुना होगा, ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर सुना होगा, वहां पर भूकंप एवं ज्वालामुखी बहुत अधिक सक्रिय होते हैं। तो वह इन घटनाओं का जिक्र अब किसी अंधविश्वास को लेकर नहीं करते हैं बल्कि जो उन्होंने सीखा, जो उन्होंने समझा उसके आधार पर इसकी व्याख्या करते हैं। अगली जो परिभाषा हमने देखी थी हफ एवं डंकन, ठीक है। हफ एवं डंकन ने, सही कर लीजिएगा, हफ एवं डंकन ने शिक्षण के संगठनात्मक पक्ष का विश्लेषण किया। उनके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्यक्रम, नियोजन चरण, शिक्षण चरण तथा मूल्यांकन चरण शामिल होते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन यहीं पर बना दे रहे हैं, ठीक है। जहां जो क्वेश्चन बन सकता है उसको बनाने की कोशिश करना है और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाएंगे कि हफ एवं डंकन का जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें निम्नलिखित में से कौन कौन से चरण शामिल हैं। तो उसमें आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, पाठ्यक्रम, नियोजन चरण, शिक्षण
चरण या मूल्यांकन चरण, ठीक है। इनका क्रम भी पूछा जा सकता है या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से चरण शामिल है, ठीक है। दो प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से प्रक्रिया शामिल है, ठीक है। पहला है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम वह शुरुआती बिंदु होता है जहां पर यह तय करना होता है कि कक्षा में क्या पढ़ाएंगे, ठीक है। विषय वस्तु को यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। जैसे विषय वस्तु निर्धारित क्या हो गई है, भारत की नदियां, ठीक है। विषय वस्तु हमने निर्धारित कर ली, भारत की नदियां। नियोजन चरण में शिक्षक जो होते हैं वह यह तय करते हैं कि इस जो पाठ्यक्रम है उसे किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, ठीक है। एक पाठ्य योजना बनाई जाती है कि इसको मैप के माध्यम से समझाएंगे, फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाएंगे, एक तालिका के माध्यम से नदियों को दिखाया जाएगा कि किस प्रकार उनकी लंबाई है, कौन कौन सी उनकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। यहाँ यह डिसाइड किया जाता है, ठीक है। नियोजन चरण में यह डिसाइड किया जाता है कि उनको किस प्रकार से इस कंटेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। और शिक्षण चरण में जो शिक्षक होते हैं वह कक्षा में जाकर वास्तविक प्रस्तुति देते हैं। वह विद्यार्थियों को भारत का मैप बनाकर हर एक नदी को बताते हैं कि यह नदी यहाँ से, ठीक है, इन्हें इन राज्यों से होकर प्रवाहित हो रही है। यह उसका उद्गम स्थल है, यह उसका विसर्जन स्थल है, यह है उसकी सहायक नदी है, यह ज्वार नदमुख बनाती है, ठीक है, यहाँ एस्टुअरी बनाती है। तो इस प्रकार कक्षा में प्रस्तुतिकरण दिया जाता है। अगला जो इसका लास्ट फेज होता है वह होता है मूल्यांकन चरण। मूल्यांकन चरण में शिक्षक जो होते हैं कक्षा में जितना भी पढ़ाया है उसका नेक्स्ट डे टेस्ट लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर विद्यार्थियों ने कितना सीखा और कितना नहीं, ठीक है। तो मूल्यांकन चरण में विद्यार्थियों का टेस्ट लेना शामिल है। तो हफ एवं डंकन की परिभाषा को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा, हर एक चरण को एग्जाम्पल के माध्यम से समझा, अप्लाई करने की कोशिश की, एग्जाम्पल को नोट कर लेना है, भारत की नदियों के संदर्भ में इसको समझने की कोशिश की है, ठीक है। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भूगोल के मिलते हैं हमारी क्लास में, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट रहा है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वह भूगोल ही रहा है। और बाकी यूपीएससी में भी हमारा जो ऑप्शनल रहा है वह भी जियोग्राफी सब्जेक्ट ही रहा है। इसलिए हमारी कक्षा में बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं आपको जियोग्राफी के ही देखने को मिलेंगे। बाकी हम बहुत ही एडवांस लेवल के एग्जाम्पल नहीं देते हैं, ठीक है। जो कि आपने 10th लेवल तक जो भी पढ़ा हो, ठीक है, उसी के लेवल के एग्जाम्पल हम आपके सामने रखते हैं ताकि आप उन्हें आसान तरीके से समझ सकें, ठीक है। अगली जो परिभाषा है वह है बीओ स्मिथ की, शिक्षण क्रियाओं की ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य अधिगम उत्पन्न करना है, जिसमें शिक्षक उद्देश्य तथा ऐसी परिस्थितियां शामिल होती हैं जिनमें कुछ कारकों पर शिक्षक का नियंत्रण नहीं होता है, जबकि कुछ कारकों को वह शिक्षण तकनीकों एवं रणनीतियों द्वारा परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या होता है कि अधिगम उत्पन्न करके विद्यार्थियों को सिखाया जाए, ठीक है। इसमें जो शिक्षक होते हैं वह प्रकाश परावर्तन को समझाने की कोशिश करते हैं, वह टॉर्च के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करते हैं, और वह विद्यार्थियों को एग्जाम्पल भी देते हैं कि आप घर पर जो आईना देखते हैं, ठीक है, उसमें जो आपका चित्र बनता है वह प्रकाश के परावर्तन का ही उदाहरण है। तो वह विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ कारकों पर शिक्षक का नियंत्रण नहीं होता है, जैसे बाहरी कारक हो गए। जैसे मान लीजिए आसपास एक विद्यालय है, उसके पास से ही कोई सड़क गुजर रही है, तो वहां का जो वाहनों का शोर है, हॉर्न है, ठीक है, तो वह सब सुनाई देगा। तो ऐसे कारकों पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता है। एक और महत्वपूर्ण कारक विद्यार्थी का जो मूड होता है उस पर भी शिक्षक का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, जबकि कुछ कारकों को वह शिक्षण रणनीतियों एवं तकनीकियों के द्वारा परिवर्तित कर सकता है। वह शिक्षक के ऊपर है कि वह विद्यार्थियों को किस प्रकार समझाना चाहते हैं, कि वह प्रकाश के परावर्तन को ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहते हैं, या फिर टॉर्च के एग्जाम्पल के माध्यम से उनको समझाना चाहते हैं, या फिर उनको ग्रुप में मतलब प्रैक्टिकल करने के लिए देते हैं। तो वह यह सब चीजें शिक्षक के ऊपर रहती हैं कि वह उनको किस प्रकार समझाते हैं, ठीक है। चलिए, अब आज हम 3 महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों को समझने वाले हैं, ठीक है। यह जो हमारे दृष्टिकोण है वह शिक्षण अभिवृत्ति से जुड़े हुए हैं, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हमारे 3 महत्वपूर्ण दृष्टिकोण हैं, उनको समझने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यह कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, जो कि ऐप पर चल रहा है, मेहरा क्लासेस का जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए, यूजीसी नेट वाले सेक्शन में जाइए, वहां पर हमारा यह कोर्स चल रहा है, ठीक है।
देखिए यूट्यूब पर तो हम आपको कोर्स करा ही रहे हैं, लेकिन ऐप पर जो कोर्स चल रहा है वहां पर इन सभी चीजों को और अधिक एडवांस लेवल पर पढ़ाया जा रहा है। जैसे लेक्चर जो 3 हुआ था उसमें हमने आपको केवल 2 से 3 परिभाषाएं बताई हैं, लेकिन ऐप पर वही परिभाषाएं हमने आपको 8-10 बताई हैं। ठीक है, तो और बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको एक बेहतर टेस्ट सीरीज मिलेगी, एक नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट A4 साइज सीट वाले नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, PYQ की सॉल्यूशन बुक मिलने वाली है। बाकी जो नोट्स के सैंपल होते हैं हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो वहां पर आप जाकर उनको देख सकते हैं कि किस प्रकार से शानदार नोट्स डिजाइन किए गए हैं। बहुत अच्छी तरीके से फ्लो चार्ट, डायग्राम, माइंड मैप, इन सब के जरिए आपको हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारे बेनिफिट हैं। कोर्स का सैंपल टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिएगा जाके, और बाकी हमने आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दी है। चलिए बगैर कुछ समय गवाए अब इन 3 दृष्टिकोणों को देखते हैं। लिखते हुए चलना है, नोट्स बनाते हुए जरूर चलना है। ठीक है, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो यह चीजें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहने वाली है। ठीक है, तो 3 दृष्टिकोण। ठीक है, 3 दृष्टिकोण किसके हैं? शिक्षण, शिक्षण के 3 दृष्टिकोण, जिसमें पहला है अधिनायकवादी। ठीक है, पहला जो हमारा दृष्टिकोण है वह है अधिनायकवादी, जिसे अथॉरिटेरियन बोलते हैं। अगला है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, और अगला है अहस्तक्षेप। ठीक है, अहस्तक्षेपवादी, जिसे लेजिस्फेयर या स्वच्छंदवादी दृष्टिकोण बोला जाता है। अब हर एक दृष्टिकोण को एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहले आपको परिभाषा समझाते हैं, उसके बाद एक एक दृष्टिकोण को लेंगे और एग्जाम्पल में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अधिनायकवादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण स्मृति स्तर की, ठीक है, जो हम आपको दृष्टिकोण बता रहे हैं, याद रखिएगा, अगर आपने इन 3 दृष्टिकोण जिसमें अधिनायकवादी, लोकतांत्रिक और अहस्तक्षेपवादी को बहुत अच्छे से समझ लिया, चूंकि आपने सिलेबस देखा है, तो सिलेबस में आपने एक टॉपिक देखा होगा, सुना होगा, शिक्षण के स्तर। ठीक है, शिक्षण के जो 3 स्तर होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तीनों जो लेवल हैं, अगर आपने इन 3 दृष्टिकोण को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो मानकर चलिएगा कि आपका जो बेसिक है, ठीक है, उन 3 लेवलों का मतलब नींव आपकी बहुत अच्छी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, अगर नींव मजबूत हुई तो इमारत भी स्ट्रांग ही बनेगी। ठीक है, इसलिए इन 3 दृष्टिकोणों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अगर आपने हर एक दृष्टिकोण को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया तो जो लेवल है उनको समझने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है, मेमोरी लेवल होता है जो कि हर्बर्ट ने दिया था, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था, और हमारा जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वह हंट ने दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, अभी शिक्षण से संबंधित यह 3 दृष्टिकोण बता रहे हैं, ना कि लेवल, ताकि आपको यह ना लगे कि यहाँ पर कम पढ़ा दिया। ठीक है, तीनों लेवल जो है स्तर से कनेक्ट हैं। ठीक है, स्तर से, और अभी जो दृष्टिकोण है वह एक दूसरे से कनेक्ट है। याद रखिए, यह लेवल नहीं चल रहे हैं, यह केवल दृष्टिकोण है, अवधारणाएं हैं। ठीक है, जिनको हम मॉडल से जो स्तर हैं उनसे लिंक करने की कोशिश करेंगे। बस आपको समझने की कोशिश करना है, आगे स्तर भी हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, लेकिन यह बेस है। ठीक है, यह स्तर का बेस है, अगर इनको अच्छे से समझ लिया तो उनको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, अधिनायकवादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण स्मृति स्तर की विचारहीन तथा शिक्षक केंद्रित, ठीक है, शिक्षक केंद्रित गतिविधि है जो विद्यार्थियों में दृष्टिकोण, एटीट्यूड, ठीक है, एवं स्वतंत्र चिंतन का विकास करती है। इसको अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक इतिहास के शिक्षक होते हैं। ठीक है, नोट कर देते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, शिक्षक शॉर्ट में ही लिखेंगे। ठीक है, शिक्षक किस विषय के होते हैं? इतिहास के। एग्जाम्पल है हमारा 1857 की क्रांति। ठीक है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं। एक इतिहास के शिक्षक होते हैं, ठीक है, वह विद्यार्थियों को कक्षा में जाते ही 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ फैक्ट बता देते हैं कि यह 1857 की क्रांति है, यह इसके विभिन्न क्षेत्र हैं, ग्वालियर, आगरा, झांसी,
दिल्ली, और यह उसके नेतृत्व करता है, यह सब जानकारी उनको दे देते हैं। ठीक है, मतलब केवल तथ्य दे दिए गए हैं और बाकी कुछ यह नहीं बताया गया है कि यह उसके प्रभाव रहे, किस किस मतलब जो नेतृत्व करता है उन्होंने किस प्रकार की इसमें भूमिका निभाई, ठीक है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, यह कुछ नहीं बताते हैं। बस इतिहास के शिक्षक कक्षा में जाते हैं, ठीक है, इतिहास की कक्षा स्टार्ट करते हैं। उसमें जो टॉपिक वह समझा रहे थे 1857 की क्रांति, तो उसमें बस वह यह बता देते कि यह 1857 की क्रांति हुई, यह इन इन क्षेत्रों में सक्रिय रही और यह उसके नेतृत्व करता रहे। ठीक है, बस इतना पढ़ाकर जो है उनका काम खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर यह दृष्टिकोण दिखाता है कि शिक्षक जो है, इस अधिनायकवादी जो दृष्टिकोण है, इसमें तानाशाह की भूमिका में नजर आते हैं। ठीक है, छात्रों को ज्ञान के लेवल पर कोई भी विकास नहीं होता है। ठीक है, वह केवल रटंत विद्या को फॉलो करते हैं। ठीक है, वह केवल रटंत विद्या को फॉलो करते हैं, उनकी सारी जिज्ञासाएं होती हैं वह खत्म हो जाती हैं, मतलब आगे जाके बढ़ती हैं, लेकिन इस लेवल पर उनकी कोई जिज्ञासाएं नहीं होती हैं। ठीक है, शिक्षक ने उनको जो भी बता दिया है वह उसे रट लेते हैं कि हाँ यह फैक्ट है, यह तथ्य है, बस रट लीजिए और एग्जाम में जाके इनको टिप देना है। बस इतना ही इस लेवल का मूल सार है। ठीक है, कि शिक्षक केंद्रित होता है, मतलब शिक्षक ने जो पढ़ा दिया वही अंतिम सत्य है। मतलब एक एग्जांपल और कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे नाजी में, ठीक है, नाजी जो जर्मनी में है, नाजी का जो शासनकाल था करीब 1930 से 40 का जो, ठीक है, समय था, 1930 से 40 के दशक का जो समय था, वहां पर जो जर्मन में शिक्षा होती थी वह हिटलर जो बोल देते थे वही अंतिम सत्य होता था। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई और उससे शिक्षा का विरोध करता था तो उसे देशद्रोही बोलकर या तो मार दिया जाता था या देश से निकाल दिया जाता था। तो ऐसे ही इस दृष्टिकोण से हम उसको एग्जाम्पल को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी एक ही एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है, इस शिक्षक वाला इतिहास के शिक्षक होते हैं, वह 1857 क्रांति पढ़ाते हैं, उनको मूल तथ्य रटा देते हैं कि यह पढ़ लीजिए एग्जाम में आएगा, बाकी उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि इस क्रांति का प्रभाव क्या रहा, क्या इसकी प्रासंगिकता रही, क्या इसके परिणाम हुए, क्या इसके प्रभाव हुए, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर शिक्षक जो होते हैं तानाशाह की भूमिका होते हैं। शिक्षक क्या करते हैं, विद्यार्थी को हर एक चीज रटा देते हैं। ठीक है, जो छात्र होते हैं वह केवल एक आज्ञाकारी श्रोता बनकर रह जाते हैं, उनकी सारी जिज्ञासाएं खत्म हो जाती हैं। ठीक है, यह जो दृष्टिकोण है, ठीक है, इसमें आप एक महत्वपूर्ण लाइन नोट कर लीजिए। ठीक है, एक महत्वपूर्ण लाइन नोट कर लीजिए, हम बोल रहे हैं यह अधिनायकवादी जो दृष्टिकोण है, शिक्षण की वह शैली है जो कि रोबोट पैदा करती है, ना कि विचारक। बहुत अच्छी लाइन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इस दृष्टिकोण के बारे में, या फिर यह लाइन आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाए और फिर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण है। तो इस लाइन को नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी लाइन है कि यह शिक्षण की वह शैली है जो कि रोबोट पैदा करती है, ना कि विचारक। ठीक है, तो अधिनायकवादी जो दृष्टिकोण है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझा। अब हमारा जो अगला दृष्टिकोण है जिसका हमने पहले जिक्र किया है, अब उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि है हमारा लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। ठीक है, डेमोक्रेटिक जो हमारा एस्पेक्ट है उसको देख रहे हैं। शिक्षण, ठीक है, सही कर लीजिएगा इसको, शिक्षण बोध स्तर पर किया जाता है, परंतु इसके लिए पहले स्मृति स्तर के शिक्षण का आधार आवश्यक होता है। शिक्षण एक विचारपूर्ण गतिविधि है तथा कक्षा की परिस्थितियों में शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच प्रभावी, सही कर लीजिए इसको, प्रभावी अंतः क्रिया का माध्यम है इसको। ठीक है, एक एग्जाम्पल जो कि भारत के मानसून का है, ठीक है, एग्जाम्पल अभी नोट कर लीजिए, भारत का मानसून। ठीक है, भारत का मानसून एग्जाम्पल है, इस टॉपिक के माध्यम से हम आपको इस एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करना है, आपको समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले तो यह देखना है कि क्या यह, ठीक है, स्मृति स्तर के शिक्षण का आधार आवश्यक होता है। स्मृति स्तर के शिक्षण का आधार कैसे आवश्यक होता है, विद्यार्थी को मूल रूप से यह पता होना चाहिए कि आखिर जो हमारा मौसम है किस प्रकार से परिवर्तित होता है, ठीक है, किस प्रकार का उसका पैटर्न होता है, क्या कारण होते हैं। तो उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको समझना है। ठीक है,
स्मृति, पहले तो स्मृति स्तर ले लेते हैं, परिभाषा को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। नोट कीजिए स्मृति स्तर पर, ठीक है। स्मृति स्तर का आधार, स्मृति स्तर का आधार, एक एक लाइन लेंगे और यहाँ पर एग्जाम्पल अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर विद्यार्थियों को कुछ बुनियादी तथ्य बताए जाते हैं जिससे वह इस थ्योरी को समझ सकें। जैसे कि जो हमारा मौसम शब्द है वह अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है, ठीक है, जिसका जो अर्थ होता है एक निश्चित अवधि का मौसम होता है, ठीक है। याद रखिए, जियोग्राफी पढ़ाने नहीं बैठे हैं, एग्जाम्पल को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं परिभाषा में, ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएं और लंबे समय तक याद रखें, ठीक है। तो स्मृति स्तर का आधार कैसे होता है, यहाँ पर विद्यार्थियों को कुछ बेसिक चीजें बताई जाती हैं ताकि वह थ्योरी को बेहतर तरीके से समझ सकें, ठीक है। जैसे जो हमारा मौसम शब्द होता है, ठीक है, मौसम जो शब्द है वह लैटिन भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है। और भी अन्य कुछ तथ्य बताए जाते हैं, जैसे दक्षिण पश्चिम जो हमारा मानसून होता है वह सबसे पहले भारत में केरल के तट पर पहुंचता है लगभग 1 जून के आसपास का जो समय होता है, ठीक है। बाकी इससे पहले भी यह कहाँ पहुंच जाता है हमारा, इससे पहले भी यह हमारे जो तटीय केंद्र, सॉरी, जो हमारे द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जिसमें भी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, वहां पर सबसे पहले पहुंचता है। बाकी हम यहाँ पर आपको मानसून नहीं पढ़ा रहे हैं, एग्जाम्पल को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मृति स्तर पर विद्यार्थियों को कुछ फैक्ट बताए जाते हैं कि जो हमारा मौसम शब्द है वह अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वह सबसे पहले केरल के तट पर, केरल तट पर पहुंच जाता है, ठीक है। अगला जो है यहाँ पर परिभाषा को देखिएगा, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। अगली जो लाइन है वह क्या कहती है, अगली जो लाइन है बौद्ध स्तर, ठीक है, बौद्ध स्तर, बौद्ध स्तर पर किया जाता है। पहले तो स्मृति स्तर का आधार आवश्यक होता है, तो हमने स्मृति स्तर का आधार ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, बौद्ध स्तर, ठीक है। नोट कीजिए, एक एक लाइन को नोट करना है, जब भी एग्जाम्पल बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। बौद्ध स्तर पर स्टूडेंट को यह बात समझाई जाती है कि किस प्रकार टेम्परेचर और प्रेशर का जो रिलेशन होता है उसके कारण समर में, ठीक है, उसके कारण समर में हमारे इंडिया में, ठीक है, लो प्रेशर की जो कंडीशन है वह बनती है, उसके कारण मानसून आता है, ठीक है। तो यह समझाया जाता है बौद्ध स्तर पर, मतलब स्मृति लेवल पर तो तथ्य रटना है, ठीक है, तथ्य मतलब निश्चित है कि ऐसा ही है। और बौद्ध स्तर पर उसके आगे प्रभाव, संबंध, इन सबको समझा जाता है। तो बौद्ध स्तर पर उन्हें समझाया जाता है कि किस प्रकार तापमान एवं दाब के संबंध के बीच जो रिलेशन होता है उसके कारण भारत में मानसून का आगमन होता है, ठीक है। किस प्रकार समर में जो इंडिया में लो प्रेशर बनता है, ठीक है, उसके कारण जो हमारी जो क्या होता है समुद्र से आने वाली जो हवाएं होती हैं, ठीक है, वहां पर हाई प्रेशर बनने के कारण हवाएं भारत की ओर चलने लगती हैं, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है, ठीक है। यह सब बताया जाता है। और अगली जो लाइन है यहाँ पर क्या है, विचारपूर्ण गतिविधि है, ठीक है, शिक्षण एक विचारपूर्ण गतिविधि है। यहाँ पर विचारपूर्ण गतिविधि कैसे है, ठीक है, नोट कर लीजिए। विचार पूर्ण गतिविधि ऐसे है कि जो शिक्षक होते हैं, ठीक है, जो टीचर होते हैं, वह विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं और विद्यार्थी उनका बेहतर तरीके से जवाब देते हैं। इससे शिक्षक यह समझ जाते हैं कि विद्यार्थियों को टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, अगर स्मृति स्तर का आधार ना हो, बौद्ध लेवल पर जाने के लिए अगर स्मृति स्तर का आधार है वह ना हो, मान लीजिए विद्यार्थियों को यह पता ही ना हो कि किस प्रकार जो हमारा तिब्बत वाला क्षेत्र है वह गर्म हो रहा है, किस प्रकार वहां पर लो प्रेशर बन रहा है और हाई प्रेशर बनने के कारण वहां से हवाएं लो प्रेशर की ओर चल रही हैं। अगर ये सब की जानकारी विद्यार्थियों को हो ही ना, तो वह तिब्बत के पठार का मानसून पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है इसको कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस परिभाषा में हमने इस एग्जाम्पल को अप्लाई करने की कोशिश की है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। परिभाषा पढ़ते हैं और फिर कोई तरीके से आपको बता दे रहे हैं। शिक्षण बौद्ध स्तर पर किया जाता है, ठीक है, परंतु इसके लिए पहले स्मृति स्तर के शिक्षण का आधार आवश्यक होता है। शिक्षण एक विचारपूर्ण गतिविधि है तथा कक्षा की परिस्थितियों में शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच प्रभावी अंतः क्रिया होती है, ठीक है। विद्यार्थियों को शिक्षक को समझाना है भारत का मानसून क्या होता है, उसके पहले वह स्मृति
स्तर का उनका ज्ञान चेक करते हैं, उनको कुछ तथ्य बताते हैं, क्योंकि उनको थ्योरी समझाना होता है कि जो मौसम शब्द है वह लैटिन भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है। ठीक है, किस प्रकार जो है दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल तट पर आता है और उसके बाद बौद्ध स्तर पर वह जाते हैं। उसके बाद तापमान और प्रेशर के बीच उनको एक रिलेशन समझाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार समर में इंडिया पर लो प्रेशर की जो कंडीशन है वह बनती है। ठीक है, उसके बाद विचारपूर्ण गतिविधि किस प्रकार की है कि जो शिक्षक होते हैं वह विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं और विद्यार्थी उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं और विद्यार्थी बेहतर तरीके से जवाब देते हैं। ठीक है, यहाँ पर शिक्षा जो शिक्षक हैं और विद्यार्थियों के बीच एक प्रभावी अंतः क्रिया होती है, जिससे यह मॉडल पूरी तरह कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक लाइन नोट करनी है। ठीक है, जो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण शिक्षार्थियों को केवल सूचनाओं का संग्रह करता नहीं बनाता है, बल्कि उन्हें एक स्वतंत्र विचारक के रूप में विकसित करता है। ठीक है, तो यह परिभाषा भी आपको नोट कर लेनी है। उम्मीद है आपको यह परिभाषा समझ आई होगी। ठीक है, चलिए अब अगला जो हमारा दृष्टिकोण है, जो अवधारणा है उसे समझते हैं। फिर आपसे बोल रहे हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि स्पीड कम है, ठीक है, हम बहुत स्लो बोल रहे हैं, धीमे धीमे बोल रहे हैं, तो आप इसे इंक्रीज कर लीजिएगा, आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एक लाइन को एग्जाम्पल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए धीमे धीमे बोलना पड़ रहा है। ठीक है, स्लो चलना पड़ रहा है। चलिए, स्वच्छंदवादी या लेजेस फेयर, ठीक है, दृष्टिकोण के अनुसार यह हमारा रिफ्लेक्टिव मॉडल से संबंधित है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव मॉडल से संबंधित है। यह था मेमोरी लेवल से संबंधित। डेमोक्रेटिक वाला जो था वह हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल से, और लेजेस फेयर जो है वह है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं इसको। स्वच्छंदवादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण अत्यंत विचारशील गतिविधि है जो विद्यार्थी में अंतर सॉरी स्वच्छंदवादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण अत्यंत विचारशील गतिविधि है जो विद्यार्थी में अंतर्दृष्टि का विकास करती है। ठीक है, इंसाइट। यह चिंतन स्तर का शिक्षण है जो स्मृति एवं बोध स्तर से अधिक जटिल होता है। यह स्मृति एवं बोध स्तर प्राप्त करने के बाद संचालित होता है तथा इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों की समान एवं सक्रिय भागीदारी होती है। इसको एक मॉडल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से। स्मार्ट सिटी और सतत शहरीकरण। ठीक है, स्मार्ट सिटी और सतत शहरीकरण इस मॉडल में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे और इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे इस परिभाषा को। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ना है और एग्जाम्पल में इसको ऐड करते हुए चलना है। ठीक है, क्या होते हैं, सबसे पहले तो एक बात बता देना चाहते हैं कि इसमें जो शिक्षक होते हैं, इसका मूल सार यह समझ लीजिए कि इसमें जो शिक्षक होते हैं वह कोई तानाशाह की भूमिका में नहीं होते हैं, जैसे कि वह हमारे जो अधिनायकवादी दृष्टिकोण था उसमें होते हैं, लेकिन इसमें लेजेस फेयर में नहीं होते हैं। ठीक है, शिक्षक इसमें एक फैसिलिटेटर, सहयोगकर्ता, ठीक है, या एक मित्र की तरह होते हैं। ठीक है, एक प्रोफेसर आते हैं, वह विद्यार्थियों की कक्षा में आते हैं। प्रोफेसर विद्यार्थियों को एक चुनौती से अवगत कराते हैं। जो चुनौती है जल भराव की स्थिति। वह विद्यार्थियों को बताते हैं कि हर साल बाढ़ आने के कारण शहर में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप कोई अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ठीक है, शहर की जो चुनौती है जैसे प्रदूषण हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, और अन्य कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम जल भराव के एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक प्रोफेसर आते हैं, वह कक्षा में आते हैं और वह विद्यार्थियों को बताते हैं कि हर साल जो बाढ़ की स्थिति आती है उसमें शहर में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो प्रोफेसर उनसे इस चुनौती का समाधान करने के लिए बोलते हैं, तो एक एक लाइन को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें जो स्मृति एवं बोध स्तर से अधिक जटिल होता है, यह स्मृति एवं बोध स्तर प्राप्त करने के बाद संचालित होता है। स्मृति एवं बोध स्तर कैसे यहाँ पर अप्लाई होगा? ठीक है, स्मृति स्तर सबसे पहले लेते हैं। स्मृति स्तर पहले 1 मिनट इसको इरेज कर देते हैं। तो ठीक है, 1 मिनट। एग्जाम्पल उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है,
हर एक चीज नोट करते हुए चलिएगा। बार बार बोल रहे हैं, नोट्स जरूर बनाना है अगर चीजों को लंबे समय तक याद रखना है, ठीक है। तो स्मृति स्तर पर, सबसे पहले तो स्मृति स्तर पर विद्यार्थियों को यह पता होना चाहिए कि आखिर सतत विकास क्या होता है, ठीक है। चूंकि इस मॉडल का आधार ही दोनों जो हमारे स्तर हैं वह है स्मृति एवं बोध स्तर दोनों हैं। इसलिए विद्यार्थियों को स्मृति स्तर पर यह पता होना चाहिए, चूंकि मॉडल का हमारा जो नेम क्या है, ठीक है, स्मार्ट सिटी और सतत शहरीकरण। अब सतत का अगर विद्यार्थियों को मतलब ही नहीं पता होगा तो वह इसे कभी समझ भी नहीं पाएंगे और ना ही वह इसका समाधान निकाल पाएंगे। जो जल भराव की स्थिति है उसका समाधान नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। स्मृति स्तर पर विद्यार्थियों को यह पता होना चाहिए कि सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिर क्या होता है। और बोध स्तर पर, ठीक है, बोध स्तर पर विद्यार्थियों को यह पता होना चाहिए कि किस प्रकार जो, ठीक है, किस प्रकार शहरीकरण के कारण जो हमारे शहरी इलाके हैं उनमें जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है और किस प्रकार इसका पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो यह उसकी बेसिक चीज है, यह पता होना चाहिए इस लेवल में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। स्मृति लेवल पर सतत विकास पता होना चाहिए और बोध स्तर पर उन्हें पता होना चाहिए कि किस प्रकार इसका जो प्रभाव है वह पर्यावरण पर पड़ रहा है। अगला जो इसमें है, नोट करते हुए चलना है, ठीक है। प्रोफेसर कक्षा पर अपनी किसी भी प्रकार की कोई राय नहीं थोपते हैं, ठीक है। यहाँ पर शिक्षक और विद्यार्थियों की समान भागीदारी होती है। जब शिक्षक या प्रोफेसर कक्षा में आते हैं वह विद्यार्थियों को पूरा समझाते हैं कि जैसे ही मानसून आता है तो हर साल शहरी इलाकों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वहां पर बाढ़ आ जाती है। कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो कि यहाँ पर काम करती हो, हर एक थ्योरी सिद्धांत सब विफल हो जाते हैं, ठीक है। तो वह विद्यार्थियों से बोलते हैं कि विद्यार्थी आप एक ग्रुप बनाइए, ठीक है, और शहर के अलग अलग जो इलाके हैं उनका दौरा कीजिए और इसका समाधान निकालिए। तो फिर उसके बाद विद्यार्थी क्या करते हैं, विद्यार्थी एक ग्रुप बनाते हैं और शहर के अलग अलग इलाकों में जाते हैं, वहां का जो नक्शा है उसे कलेक्ट करते हैं, वहां की स्थिति को समझते हैं कि किस प्रकार वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस प्रकार वहां का ड्रेनेज सिस्टम है, हर एक चीज को बेहतर तरीके से समझते हैं और पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का मिश्रण करके एक मॉडल बनाते हैं जिसे बोला जाता है स्पंज, ठीक है, स्पंज सिटी मॉडल, ठीक है। किस प्रकार का मॉडल बनाते हैं, एक मॉडल बनाते हैं जिसे स्पंज सिटी मॉडल बोलते हैं, ठीक है। स्पंज सिटी मॉडल बनाते हैं, स्पंज मतलब समझते हैं आप, एब्जॉर्ब करता हो, मतलब जैसे तालाब हो गए, झील हो गई, यह अपने आसपास के जल को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। तो वह एक मॉडल बनाते हैं और फिर इस मॉडल को बनाने के बाद वह इस मॉडल को कक्षा में लाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर यह नहीं है कि विद्यार्थी ही केवल कार्य कर रहे हैं और शिक्षक जो हैं वह सो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही विद्यार्थी स्टूडेंट कक्षा में मॉडल लाते हैं, कक्षा में संवाद स्टार्ट होता है, ठीक है। कक्षा में मॉडल लाने के बाद संवाद स्टार्ट होता है, वह अपने शिक्षक को मॉडल दिखाते हैं, फिर शिक्षक उनसे बोलते हैं कि आपने जो यह मॉडल बनाया है ढाल वाले क्षेत्रों के लिए, क्या आपने वहां की मृदा की पारगम्यता की जांच की है या नहीं की है, ठीक है। वह विद्यार्थियों से इस प्रकार मतलब उनके आस बीच में वार्तालाप होता है, जो क्रॉस क्वेश्चन है वह भी होते हैं, जिससे कि मॉडल पूरी तरीके से अप्लाई किया जा सके, कोई भी उसमें अवरोध ना हो, बीच में उत्पन्न हो, ठीक है। इसलिए बेहतर तरीके से चर्चा होती है, ठीक है, बेहतर तरीके से चर्चा होती है और वह स्टूडेंट को समझाते हैं कि ऐसी जगह पर यह मॉडल अप्लाई नहीं हो सकता है जहाँ कोई चट्टानी इलाका हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई चट्टानी इलाका हो और वहां पर आप स्पंज सिटी मॉडल अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर वह एब्जॉर्ब करेंगे ही नहीं, ठीक है। वहां का जो जल है उसको एब्जॉर्ब करेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो वह स्टूडेंट से क्या बोलते हैं, क्या आपने वहां की मृदा की पारगम्यता की जांच की या नहीं। इस प्रकार उनके बीच वार्तालाप चलता है और उसी में इस मॉडल को हमने अप्लाई करने की कोशिश की, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, स्वच्छंदवादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण अत्यंत विचारशील गतिविधि है, ठीक है। विचारशील गतिविधि कैसे कि जो प्रोफेसर होते हैं वह विद्यार्थियों को मॉडल देते हैं, ठीक है, विद्यार्थियों को समस्या बताते हैं और उनसे सोचने के लिए बोलते हैं कि इसका ऑप्शन मतलब इसके विकल्प बताइए, हमको इस समस्या का समाधान बताइए। तो विचारशील गतिविधि हो गई क्योंकि विद्यार्थी इसमें सोचकर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अंतर्दृष्टि का विकास करती है, विद्यार्थियों ने देखा, समस्याओं को समझा, उससे सीखा
और फिर मॉडल बनाए, ठीक है। उससे क्या हुआ, अंतर्दृष्टि का विकास हुआ, चिंतन स्तर का लेवल है, पूरी तरह सोच समझकर इसमें मॉडल बनाया गया है, ठीक है। स्मृति एवं बोध स्तर से अधिक जटिल है। देखा आपने कि स्मृति और बोध स्तर में किस प्रकार चीजों को रटना शामिल होता है, लेकिन यहाँ पर खुद से करके सीखना, प्रयोग करके सीखना शामिल होता है, ठीक है। यह स्मृति एवं बोध स्तर प्राप्त करने के बाद संचालित होता है तथा इसमें शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों ही समान एवं सक्रिय रूप से भागीदार होते हैं, ठीक है, भागीदार होते हैं। तो इन अवधारणाओं को, इस मॉडल को, इन कंसेप्ट को हमने समझने की कोशिश की, ठीक है। याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। सिंपल सी यह डेफिनेशन दी जाएंगी और आपसे नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे कि यह किस परिभाषा को संदर्भित करता है, हस्तक्षेपवादी, लोकतांत्रिक या फिर अधिनायकवादी। तो ऐसी लाइन दी जा सकती है, तो याद रखिएगा, जो अधिनायकवादी है उसमें केवल रटना शामिल होता है, इसमें लोकतांत्रिक में क्या होता है, थोड़ी आगे का लेवल होता है, ठीक है, थोड़ी विचारपूर्ण गतिविधि होती है, इसमें थोड़े प्रभाव को देखा जाता है, समझा जाता है और यहाँ पर सॉल्यूशन तक निकाला जाता है कि किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में भी इसका समाधान निकाला जाएगा। मतलब इसमें प्रभाव के साथ साथ और भी अधिक बहुत कुछ समझा जाता है, ठीक है, चिंतन स्तर पर। तो इन सभी तीनों अवधारणाओं को हमने बेहतर तरीके से समझा। उम्मीद है सॉरी उम्मीद है आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आए हैं तो क्लास को फिर से एक बार देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। परिभाषाओं को अच्छे से नोट कर लीजिएगा और नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक है। परिभाषाओं को नोट करके बॉक्स में एग्जाम्पल नोट करने हैं, बॉक्स में ही कहानी नोट करनी है, ताकि परीक्षा के समय भी यह चीज आपको याद रहे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके नोट्स हम आपको वहीं पर अभी क्लास के बाद दे देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।